नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। एक नजर हेडलाइंस पर। पटरी पर लौटने लगी तमिलनाडु में जिंदगी। चेन्नई से रेल और घरेलू विमान सेवा शुरू। केंद्र ने राज्य के लिए उत्पाद शुल्क और सेवा कर भुगतान की तारीख बढ़ाई। जीएसटी पर केंद्र सरकार की बढ़ी मुश्किलें। 18% जीएसटी दर को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने पर अड़ी कांग्रेस। राज्यसभा में अगले हफ्ते चर्चा के लिए आएगा बिल। मधेसियों से नेपाल सरकार की वार्ता बेनतीजा। शीर्ष मधेसी नेताओं के दिल्ली से लौटने के बाद होगी अगले दौर की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात आज। पेरिस जलवायु समझौते का मसौदा पेश। भारत का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने पर जोर। सोमवार से शुरू होगी मंत्री स्तरीय वार्ता। और दिल्ली टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। दक्षिण अफ्रीका पर 403 रन की बढ़त। हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त। कांस्य पदक के लिए आज हॉलैंड से मुकाबला। चेन्नई हवाई अड्डे से आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी फ्लाइट्स ऑपरेशन जितने भी हैं वो सिर्फ दिन में ही होंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बताया कि हवाई अड्डे से रात में भी उड़ानों के संचालन पर आज फैसला होगा। चेन्नई एयरपोर्ट से कल से तकनीकी उड़ानें शुरू हो गई थी। रनवे पर पानी भरने से चेन्नई एयरपोर्ट 2 दिसंबर से बंद था। और बाढ़ पीड़ित तमिलनाडु के नागरिकों के लिए बैंकों ने कई राहत उपायों की घोषणा की है। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने कहा है कि ईएमआई के भुगतान में देरी पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और ये सुविधा नवंबर और दिसंबर के लिए होगी। वहीं स्टेट बैंक मरम्मत के लिए जाने वाले कर्ज पर प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगा। एसबीआई ने कारों की मरम्मत के लिए रियायती कर्ज देने की भी घोषणा की है। और जिन ग्राहकों के सैलरी अकाउंट हैं, एसबीआई उन्हें 3 महीने का वेतन अग्रिम देगा। तमिलनाडु में उत्पाद और सेवा कर के साथ टीडीएस जमा कराने की तारीख 20 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कल ये घोषणा की। नियमों के मुताबिक हर महीने की 6 तारीख को उत्पाद और सेवा कर जमा कराना होता है। राजस्व विभाग ने केंद्रीय राजस्व रिटर्न की तारीख भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है और ये रिटर्न हर महीने 10 तारीख तक जमा कराना होता है। और इस तरह से तमिलनाडु में हालात जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। चेन्नई के अधिकतर इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एगमोर से कई विशेष ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। बस सेवा भी सामान्य हो गई है। हालांकि ज़रूरी सामानों की किल्लत से लोग अभी भी जूझ रहे हैं। आपको बताएं कि तमिलनाडु में मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार कर गया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। बारिश से राहत मिलने के बाद तमिलनाडु में राहत और पुनर्वास का काम तेज हो गया है। कई दिनों की भारी बारिश से बेहाल चेन्नई में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। रेल और सड़क सेवाएं बहुत हद तक फिर शुरू हो गईं। शहर के 80% से ज्यादा इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बस सेवाएं भी दोबारा शुरू कर दी गई हैं। शहर के 2 बड़े टर्मिनलों में से एक चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन ने काम करना शुरू कर दिया है। सबअर्बन सर्विसेज थोड़ी सी बेहतर की हैं। हमने चेन्नई एगमोर से तांबरम तक की जो फास्ट लेन सर्विस है उसको रिस्टोर किया है और एक तांबरम से चेंगलपेट्टू की जो नॉर्मल सर्विस है सबअर्बन की वो रिस्टोर की है। दूर दराज के इलाकों में अभी भी हजारों लोग पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने राहत काम तेज कर दिया है। एनडीआरएफ की 50 टीमें लोगों को मदद पहुंचाने में जुटी हैं। एनडीआरएफ ने शुक्रवार तक 16,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। वायुसेना के 13 हेलीकॉप्टरों से पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। We are trying to step up our activities and intensify our activities in those areas where still waterlogged and where the people are still trapped. They may be in need of relief materials, may be in need of water bottles or the food stuff. But apart from that, we are also persuading them to get evacuated from their homes and bring them to safer locations. Large number of helicopters and transport aircraft to fly in and induct relief material
disaster management teams, NDRF teams, and do aerial dropping of food packets and water and other things that are required by the people here. पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी जुटे हैं। ये लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ खाने पीने का सामान और कंबल बांट रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने चेन्नई के बंद बैंकों को जल्द से जल्द सेवाएं शुरू करने का आदेश दिया है। बैंकों को रविवार को भी खुले रहने और नौकाओं और दूसरे जरियों से एटीएम मशीनों को चालू रखने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ित पुडुचेरी के लिए 50 करोड़ रुपए की तत्काल मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल इसकी जानकारी दी। पुडुचेरी में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। राज्य ने केंद्र से 183 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मांगा है। केंद्रीय टीम ने पिछले महीने पुडुचेरी का दौरा किया था। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से हालांकि 150 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का मानना है कि ओडिशा के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए। पीड़ित इलाकों का दौरा करने के बाद टीम की अगुवाई कर रहे कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव के.एस. श्रीनिवास ने यह जानकारी दी। टीम ने राज्य के कालाहांडी, बोलांगीर, बड़गढ़ और नुआपाड़ा जिले के सूखाग्रस्त इलाके का दौरा किया। भुवनेश्वर में श्रीनिवास ने कहा कि फसल नुकसान के बाद किसानों की हालत बेहद खराब है और उन्हें मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने 2 हफ्ते के भीतर किसानों के पक्ष में रिपोर्ट सौंपने का भी भरोसा दिया। राज्य में 12 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। राज्य सरकार ने 324 में से 139 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन ब्लॉकों में 33% या इससे ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पहले से ही केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर राहत पैकेज की मांग की है। कांग्रेस नेतृत्व ने केंद्र सरकार से श्रम नीति की जमकर आलोचना की है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इसे पूंजीपतियों की सरकार करार दिया। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि भारत का मजदूर बेईमान है, भारत का मजदूर कामचोर है और उसे सिर्फ लाठी मारकर काम कराया जा सकता है। उन्हें लगता है कि लेबर लॉज को कमजोर करने की जरूरत है और मजदूरों को डिसिप्लिन करने की जरूरत है, ताकि डिसिप्लिन करने के बाद वो काम करें। वो चाहते हैं कि मजदूर अपने घुटने टेक दें। दिल्ली में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में केंद्र सरकार की श्रम सुधार नीतियां निशाने पर रहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को मजदूरों के हितों का ख्याल रखना चाहिए, न कि पूंजीपतियों का। मैं नहीं मानता कि सरकार का काम मजदूरों से जबरदस्ती काम कराने का है। मजदूरों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तभी संभव है जब सरकार एक जज का काम करेगी, न कि पूंजीपतियों की एडवोकेट का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों को दिशाहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। पब्लिक एंटरप्राइजेस फेस एन अनसर्टेन फ्यूचर and an uncertain policy of the government. Employment-oriented programs such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program faces reduced allocation. In the name of structural labor reform, efforts are being made by the government to reduce the scope of secure industrial jobs in favor of contract labor and hire and fire at will. अधिवेशन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इंटेक के नेताओं को लोकसभा, विधानसभा के अलावा स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट देने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटेक के नेताओं को सरकार में उचित जगह भी मिलेगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इधर बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश की साख सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। और आज देश का हालात ऐसा क्यों है कि देश की जनता ने एक बड़ा परिवर्तन किया है और हम सुधार के रास्ते पर हैं, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन राहुल जी की बेचैनी स्वाभाविक तौर से दिख रहा है। लेकिन आर्थिक सुधारों में अगर सरकार के साथ उनकी सहमति नहीं बनती हो तो उस पर भी अपना मंतव्य देना उचित होगा। और पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, महंगाई पर बहस चलेगी,
सुखाड़ पर बहस होने वाला है। इस पर आकर के अपना राय दे तो बेहतर होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों के बाद भी केंद्र सरकार के लिए जीएसटी पर राह आसान नहीं दिख रही है। समिति ने जीएसटी की दरों को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल नहीं करने का सुझाव दिया है, जबकि कांग्रेस इसे विधेयक में शामिल करने की मांग कर रही है। केंद्र सरकार इस विधेयक को अगले हफ्ते राज्यसभा में चर्चा के लिए लाएगी। जीएसटी पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों पर तमाम दलों ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस ने साफ किया है कि जब तक उसके सुझावों को विधेयक में शामिल नहीं किया जाएगा, वो इसका समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी की दर 18% तय की जाए और इसका उल्लेख सीधे संविधान संशोधन बिल में किया जाए। We are not against the bill, but it should be acceptable. And we have our suggestions. We have given our suggestions, and until our suggestions are finally met with, we are not going to consider it favorably. समिति ने जीएसटी के लिए टैक्स की 3 दरें रखने की सिफारिश की है, जिसमें न्यूनतम 12 और अधिकतम 40% रेट का प्रस्ताव है। समाजवादी पार्टी ने इससे महंगाई बढ़ने की आशंका जाहिर की है। 40% तक जब टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं कुछ चीजों पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि महंगाई वैसे भी इतनी बड़ी और महंगाई बढ़ जाए और बहुत सी चीजें अव्यवहारिक हो जाएं। तो इन सब चीजों को सरकार को बड़े ध्यान से देखने के बाद केंद्र सरकार की कोशिश है कि मौजूदा सत्र में ही जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मानना है कि इस पर राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। है कि देश के विकास से जुड़े हुए एजेंडे पर पॉलिटिक्स हावी नहीं होने देना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जीएसटी पास होगा और जो रिफॉर्म और देश के विकास से जुड़ा हुआ एजेंडा है वो आगे बढ़ेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अगुवाई वाली समिति ने जीएसटी पर अपने सुझाव शुक्रवार को ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दिए थे। समिति ने जीएसटी के लिए 17 से 18% की मानक दर की सिफारिश की है, लेकिन समिति से संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। समिति ने अंतर्राज्यीय व्यापार पर 1% अतिरिक्त कर खत्म करने की सिफारिश की है। कांग्रेस की भी ये मांग रही है, लेकिन अभी भी कई मसले ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस को ऐतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार अगले साल तक 2.5 लाख सेवा केंद्र खोलने जा रही है। इसके लिए सर्विस सेंटर के संचालकों को मुद्रा बैंक योजना के तहत कर्ज भी दिया जाएगा। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों की वर्कशॉप के दौरान कहा कि डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे सेवा केंद्रों में सहूलियत बढ़ाने पर सरकार जोर देगी। सरकार की योजना अगले साल तक सभी पंचायतों में 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की है, ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं मुहैया हो सके। ये स्मॉल स्केल इनिशिएटिव है, तो मुद्रा बैंक ऐसे ही लोगों के लिए है, तो इनको भी मुद्रा बैंक से सहयोग मिल सके, इसके बारे में विभाग कोई कोशिश करे। आवश्यकता होगी तो अपने स्तर पर मैं भी इसको उठाऊंगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया को सफल करने में इनकी भूमिका बहुत ही प्रभावी होने वाली है। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण इलाकों में सहूलियत के लिए खोले गए हैं, जिनमें से कुछ बैंकिंग, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने से लेकर लोगों को डिजिटली जागरूक बनाने का काम करते हैं। फिलहाल देश में 1,40,000 के करीब ऐसे सेंटर काम कर रहे हैं। सरकार की योजना कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए देश के ग्रामीण इलाकों में ई कॉमर्स की पहुंच बनाने की है। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक जिसकी बहुत अपॉर्चुनिटी है गांव में, वो सारी सेवाएं देने के लिए ये वर्कशॉप की गई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे पार्टनर्स को इकट्ठा करके अपने वीएलईस को वो एंटरप्राइज बनाएं, ताकि वो लॉजिस्टिक पॉइंट बन जाए और ई कॉमर्स पोर्टल जाए गाँव में, ताकि गाँव के लोगों को खरीदारी करा सके और गाँव के लोगों की चीज़ें भी बिकवा सके। ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। हालांकि अभी तक एक बड़ा तबका हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच से दूर है। ऐसे में डिजिटाइजेशन का ग्रामीण भारत तक पहुंचना सवालिया निशान खड़ा करता है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली के लोगों की परेशानियां नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने कहा कि निजी वाहनों पर सरकार के फैसले से अगर लोगों को ज्यादा परेशानी हुई तो इसे वापस भी लिया जा सकता है।
उनका यह बयान सरकार के उस फैसले के बाद आया है जिसमें प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सर्दियों में राजधानी में नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। सरकार का यह फैसला जनवरी 2016 से लागू होगा, यानी एक दिन ऑड और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। कुछ भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि जनता को तकलीफ हो, ज्यादा तकलीफ हो, और कुछ दिन करके देखते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन करके देखते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो रोक देंगे उसको, नहीं तो और उससे समझ के और 15 दिन बाद कर लेंगे। देयर आर सेवरल ऑप्शंस। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हिंदुत्व के नाम पर सक्रिय अतिवादी तत्वों पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने इनकी तुलना इस्लाम का दुरुपयोग करने वाले आईएसआईएस तत्वों से की है। एचटी लीडरशिप सम्मेलन में महबूबा सहिष्णुता को भारत की ताकत बताती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का दुरुपयोग कर रहे अतिवादी तत्व इसकी तुलना राष्ट्रवाद से करते हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ने ऐसे अतिवादी तत्वों को अच्छा सबक सिखाया है। महबूबा की पार्टी पीडीपी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल है। In our country, the tolerance is the strength of the country. And, if we don't start these so-called fringe elements, what is happening in Syria and Afghanistan and other places, because those are also fringe elements who are misusing the name of Islam. So in our country, there are fringe elements who are misusing the name of Hinduism. And they also compare it with nationalism, which is worse. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है और इसके साथ ही सीमावर्ती राजौरी जिले से इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध शाखा रविंद्र यादव के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान जम्मू कश्मीर निवासी मोहम्मद सबीर के रूप में हुई है, जो सरकारी स्कूल में एक शिक्षक है। शुक्रवार को इस सिलसिले में थाना मंडी इलाके में एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद और सरकारी कर्मचारी कफायतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारियां की गई हैं। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। Tell your half better. क्या? कि just chill me ना। कहीं कोई ठंपा स्टैम्प कुछ नहीं लगता ना, कैसे बताऊं मैं एक्टर। और ये ऐसी डिग्री है जो समाज आपको देती है। कोई गाना बहुत आप टीवी पे देखिए, ये पिक्चर तो मैं देखूंगा ही। ना 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 ना, जो दिखने वाला होता है वो अपने आप ही चुपचाप सुमड़ी में जाके लोग वो आंखों आंखों में बात हो जाती है। हम नहीं मारे तुम्हारी माँ को। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा। आप मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 18 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 महिलाएं हैं। दुर्घटना में 16 लोग घायल भी हुए हैं। हादसा जिले के धोलापानी में हुआ है। मजदूर गांव में काम खत्म कर पिकअप वैन से घर लौट रहे थे। पिकअप वैन सड़क पर खड़ी एक ट्रक से टकरा गई। घायलों को उदयपुर और प्रतापगढ़ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। नेपाल में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन, विपक्ष और आंदोलनकारी भारतीय मूल के मधेसियों के बीच की वार्ता शनिवार को बेनतीजा खत्म हो गई। सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों सीपीएन यूएमएल और यूसीपीएन माओवादी, मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जॉइंट डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट के बीच त्रिपक्षीय वार्ता काठमांडू में प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर हुई। अगले दौर की वार्ता यूडीएमएफ के 4 शीर्ष नेताओं के दिल्ली से लौटने के बाद होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मधेसी नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष भारतीय नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं।
पेरिस में जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए मसौदा सामने आ गया है। ये मसौदा 48 पन्नों का है। हालांकि इसमें अब भी कई अनसुलझे मुद्दे हैं। इस मसौदे पर सोमवार से मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू होगी। इसमें पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने उम्मीद जताई है कि पेरिस में बराबरी का समझौता होगा। भारत के वार्ताकार सुशील कुमार ने कहा है कि हमारा मकसद जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करना है और इस समझौते में इस पर जोर होना चाहिए। भारत का यह भी मानना है कि इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर गरीबी से लड़ा जा सकेगा। Ce projet constitue à mon sens un progrès, mais chacun reconnaîtra qu'il reste à approfondir et à concrétiser d'ici vendredi. और अब बात आपकी आवाज़ की। राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में हम हर हफ्ते एक नया शख्स सामने लेकर आते हैं बनकर सिटीजन रिपोर्टर, और वो उठाता है ऐसा मुद्दा जिसका सरोकार आम जनता से है। और आपकी आवाज में आज की खबर हमें भेजी है एक आरटीआई याचिकाकर्ता ने, जिन्होंने मनरेगा में हो रही गड़बड़ी को उजागर किया है। कैसे ये मामला सामने आया, देखिए ये वीडियो। मैं शिवनाथ शर्मा ग्राम पंचायत रठियार से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मेरे पास अभी मस्टॉल पड़े हुए हैं, रठियार से रंडो पक्का रास्ता, जिसका जेई ने असेसमेंट भी बना दिया है, सब हर कुछ बना दिया है। लेकिन लोगों, अगर यहाँ के मीडिया कर्मी भी देख रहे हैं कि ये चलने के लायक है या नहीं है, ये पशुओं के चलने के लायक भी नहीं है। अगर इसकी हालत देखी जाए तो ये 1947 के पहले का भी मतलब कि घटिया है, जिस पर ये 3 लाख रुपए का मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मस्टॉल पड़ा हुआ है, और 3 लाख रुपए इस पर खर्च किए जा चुके। लेकिन यहाँ पे 3 लाख तो क्या 300 रुपए तक खर्च नहीं हुए। और मनरेगा के तहत हुई इस गड़बड़ी की पूरी जानकारी लेने के मकसद से शिवनाथ शर्मा ने जब भागदौड़ की और जो दस्तावेज उन्हें मिले, उसमें एक नया ही किस्सा सामने आया है। राज्यसभा टीवी ने भी जब इन कागजों की पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। कागजों पे दर्ज ये नाम हिमाचल के चंबा के राठियार गांव के उन बाशिंदों के हैं जो मनरेगा में काम करते हैं। दस्तावेज सरकारी हैं, पंचायत की मुहर है, सरपंच के हस्ताक्षर भी, लिहाजा इन पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। ये जो रास्ता बना है ये लोगों को तो क्या, ये पशुओं के लायक चलने नहीं है, चलने के लायक बिल्कुल नहीं है। जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है कि जिस तरह से पंचायत के प्रधान ने यहाँ पे जो रास्ते का निर्माण किया है, वाकई में इस जगह में बिल्कुल नहीं। ये जानकारी तब सामने आई जब राठियार गांव के शिवनाथ शर्मा ने आरटीआई दाखिल की। दरअसल उनके गांव के लिए बना ये कच्चा रास्ता 3 लाख खर्च करने के बावजूद आवाजाही के लिए काम नहीं आ रहा। मामले की तह तक जाने के लिए जब शिवनाथ शर्मा ने जानकारी जुटाई तो एक अलग ही फर्जीवाड़ा सामने आया। मस्टर रोल के मुताबिक रिघणु नाम के शख्स ने मनरेगा में 2010 और 2011 में कई बार काम किया है, लेकिन पंचायत के ही रिकॉर्ड के मुताबिक रिघणु की मौत 2008 में हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला शकुंतला देवी का है, जो रंडोह गांव की रहने वाली हैं। दस्तावेजों में इन्हें मनरेगा मजदूर बताया गया है, लेकिन सच तो ये है कि स्कूल में खाना बनाने वाली शकुंतला देवी ने कभी मनरेगा के तहत काम ही नहीं किया। कई जगहों पर एक ही जॉब कार्ड पर अलग अलग नाम के लोगों को भुगतान किया गया है, जबकि नियमों के अनुसार एक दिन में कोई भी जॉब कार्ड होल्डर डबल दिहाड़ी नहीं लगा सकता।
इन गड़बड़ियों की शिकायत करने पर विजिलेंस टीम ने जांच तो की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये मैंने आरटीआई से निकलवाया और आरटीआई से यही खुलासा हुआ है और इसकी मैंने कंप्लेंट की शिमला को की कि विजिलेंस से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन विजिलेंस वालों ने ऐसी इंक्वायरी की कि उनके साथ मिलकर उन्हें क्लीन चिट दे दी, जिस पर मुझे अति दुख है और मतलब कि मैं इस पर प्रश्न भी उठाता हूँ। मुझे ये मालूम पड़ा है कि उसमें कोई काम करवाया गया है, 2012 का है, उस वक्त का जेई को पूछा जाएगा, इंक्वायरी कराई जाएगी और अगर उसमें काम पूरा नहीं हुआ है तो जो इसके जिम्मेवार हैं जैसे प्रधान है या जेई है, इनके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाएगी। रोजगार गारंटी योजना शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में बनी रही है। हजारों मामले सामने आने के बावजूद अब तक की तमाम सरकारें इन घोटालों पर पूरी तरह से रोक लगाने में नाकाम साबित हुई हैं। दरअसल मनरेगा योजना सरकार ने उन लोगों की मदद के लिए शुरू की थी जो लोग बेरोजगार हैं, लेकिन जिन लोगों को इन्हें चलाने का जिम्मा मिला है उन्हीं में से कुछ ने इसे अपनी ऊपरी कमाई का जरिया बना लिया है, जो रोजगार के जरूरतमंद लोगों की जेब पर सीधे सीधे डाका है। बहरहाल अगर आपके पास भी है कोई ऐसा सुझाव या आप भी बनना चाहते हैं हमारा सिटीजन रिपोर्टर, तो बनिए, हमारे साथ जुड़िए और भेजें अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर। और अब खेल की खबरों पर एक नजर। रायपुर में चल रहे वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल्स टूर्नामेंट से भारतीय टीम बाहर हो गई है। कल सेमीफाइनल्स में बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हरा दिया। भारतीय टीम के खेल में शुरू से ही बिखराव दिखा, इससे टीम 5वें मिनट में बेल्जियम से गोल खा गई। इसके बाद भारतीय टीम खेल में वापसी नहीं कर पाई। टीम आज हॉलैंड से तीसरे स्थान के लिए भिड़ेगी। वहीं टूर्नामेंट के फाइनल में बेल्जियम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। और बात क्रिकेट की, कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया दिल्ली टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। चौथे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया की कुल बढ़त 403 रन हो गई है। भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 190 रन बना लिए हैं। कोहली शतक के करीब हैं। कोहली 83 रन जबकि रहाणे 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोनों के बीच अब तक 133 रनों की साझेदारी हो चुकी है। कल भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। पहले सत्र में भारत ने मुरली विजय और रोहित शर्मा के विकेट गंवाए थे। मुरली विजय को माकिल ने डैन विलास के हाथों कैच कराया, जबकि रोहित को मॉकिल ने क्लीन बोल्ड किया। रोहित खाता भी नहीं खोल पाए। दूसरे सत्र में भारत ने शिखर धवन और चेतेश्वर पुजारा के विकेट गंवाए। भारत पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बनाकर सीरीज पर कब्जा कर चुका है। 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हेडलाइंस पर एक नजर। पटरी पर लौटने लगी तमिलनाडु में जिंदगी। चेन्नई से रेल और घरेलू विमान सेवा शुरू। केंद्र ने राज्य के लिए उत्पाद शुल्क और सेवा कर भुगतान की तारीख बढ़ाई। जीएसटी पर केंद्र सरकार की बड़ी मुश्किलें। 18% जीएसटी दर को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने पर अड़ी कांग्रेस। राज्यसभा में अगले हफ्ते चर्चा के लिए आएगा बिल। मधेसियों से नेपाल सरकार की वार्ता बेनतीजा। शीर्ष मधेसी नेताओं के दिल्ली से लौटने के बाद होगी अगले दौर की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की उम्मीद। पेरिस जलवायु समझौता का मसौदा पेश। भारत का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने पर जोर। सोमवार से शुरू होगी मंत्री स्तरीय वार्ता। और दिल्ली टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। दक्षिण अफ्रीका पर 403 रन की बढ़त। हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त। कांस्य पदक के लिए आज हॉलैंड से मुकाबला।